जय हिंद और नमस्कार। आप सब महत्वाकांक्षी छात्रों व अन्य दर्शकों को आप सबका स्वागत है आज के इस ग्रोथपॉइंट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्रों में। मैं हूं ध्रुव जानी। आज हम दो सत्रों में पूरे संपादकीय विश्लेषण पर चर्चा करेंगे, जिसमें से इस सत्र में हम लोग द हिंदू से एक लेख के बारे में बात करना चाहेंगे, जो बेनाम है मगर थोड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ही समसामयिक विषय के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमें मालूम है कि 7 फरवरी को जो दुर्घटना हुई हमारे हिमालयन क्षेत्र के उत्तराखंड राज्य में, वो एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना थी और इसके ऊपर ही मंथन करता यह लेख है। तो देखेंगे यह लेख को। साथ ही में अगर परीक्षा संबंधी विषय की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ हमारा आज का विषय जुड़ा हुआ है, जो हमारी प्रिलिमिनरी व हमारी मेंस की दोनों की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन जैसे आप देख रहे हैं कि ये डिजास्टर की साइट है। हमें मालूम है कि उत्तराखंड की एक जो धौलीगंगा रिवर है, उस रिवर में एक नंदा देवी माउंटेन ग्लेशियर का एक बड़ा सा भाग, बड़ा सा टुकड़ा उसमें गिर गया। इसकी वजह से जो फोर्स उत्पन्न हुआ, उस फोर्स ने जो वहाँ के डैम्स बने थे, चेक डैम्स बने थे, उसको तोड़ के एक पूर की स्थिति को जन्म दे दिया, जो एक अपने आप में बहुत ही गंभीर था। साथ ही में यहाँ जीवन और संपत्ति का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वैसे तो हमारी जो सेना है वो यहाँ कार्यरत है, बचाव कार्य में बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य कर रही है, मगर फिर भी इसके ऊपर जो एक मनन मंथन करना जरूरी है कि क्या जो हम लोग ये जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, क्या ये विकास सतत विकास है या एक विनाशक विकास है। तो देखेंगे यह पूरी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत हमारी इस लेख की तस्वीर से करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि यह बेनाम है, द हिंदू से आज प्रदर्शित हुआ था और अच्छा खासा है। यहाँ काफ़ी सारा संशोधन भी दिया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग आज आगे के इस लेख के महत्वपूर्ण बातों का जो हमारा जो पोर्शन है उसमें हम लोग करना चाहेंगे। लेख की शुरुआत हम लोग निष्कर्ष से करेंगे, साथ ही में उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें को देखते चलेंगे, जो बातें यहाँ लेखक ने हमारे सामने रखी है। और साथ ही में जो लेख संबंधी हमारी परीक्षा दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण हो, उन चीज़ों की भी बात करेंगे जो हमारे मेंस एंड प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। हमें मालूम है कि सिलेबस जो है वो आमतौर पर सेम ही रहता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, मगर जो एक फंडामेंटल यहाँ डिफरेंस है वो ये है कि प्रिलिमिनरी में मात्र और मात्र एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाता है, वहीं जो मेंस है यहाँ पॉलिसी मेकिंग पर ध्यान दिया जाता है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इन दो परीक्षाओं में। वैसे तो विषय तो एक ही रहता है, मगर जो विषय की गहराई है, विषय के समझ की गहराई, उसमें तफावत हमें देखने को मिलती है। आमतौर पर प्रिलिमिनरी में जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, और साथ ही में जो मेंस होती है उसमें पॉलिसी मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि क्या आज का जो विकास है, आज का जो हमारे निर्माण कार्य है हमारे हिमालयन क्षेत्र में, तो क्या वो हमें अच्छे विकास की ओर, सतत विकास की ओर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। अपने शब्दों में विचार कीजिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल हमें आमतौर पर मेंस में देखने को मिलते हैं, जो थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो है कौन सी नदी में ये बाढ़ आई थी, उससे कौन सा बांध टूटा है, या ये कौन सी जगह के नज़दीक था, इत्यादि चीज़ें जो है वो हमें प्रिलिमिनरी में यूजफुल हो सकती है। तो देखेंगे, जिसके तहत हम लोग दोनों परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में आज का जो यह विषय है उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जैसे हम लोग आमतौर पर इस रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में करते आए हैं या करते रहेंगे। देखेंगे लेख का निष्कर्ष। तो सर्वप्रथम तो यही देखना है कि जो समाचार आया 7 फरवरी 2021 को कि उत्तराखंड के चामोली जिले में जो रैनी नामक एक छोटा सा कस्बा है, या गांव भी कह सकते हैं, रैनी, चामोली जिला, तो यह कस्बे के आजू बाजू एक नदी निकलती है जिसे धौलीगंगा कहा जाता है। धौलीगंगा, इसके ऊपर एक डैम बना था, चेक डैम, जो किसी कारणवश टूट गया। वैसे तो विशेषज्ञों के द्वारा इसका कारण ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है, जिसे एक शॉर्ट फॉर्म में GLOF कहते हैं, मगर फिर भी इसका जो कारण है वो
स्पष्ट नहीं हो पाया है, वो आगे के दिनों में स्पष्ट हो सकता है, मगर प्राथमिक अंदाजा जो है, प्राथमिक अनुमान जो है वो विशेषज्ञों के द्वारा लगाया जा रहा है कि यह एक प्रकार का ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल टर्म है जिसको हम लोग हमारे तीसरे चरण में, यानी कि जो संशोधित तत्व होते हैं उसमें देखने का प्रयास करेंगे कि ये एग्जैक्ट होता क्या है। मगर फिलहाल हमें यही याद रखना है कि कुछ ऐसे कारणों की वजह से बाढ़ आई, और बाढ़ इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरे डैम को तोड़ दिया। जैसे ही डैम टूटा तो पानी जो है वो निकल के पर्वतीय क्षेत्र में से मैदानी क्षेत्र के ओर बढ़ने लगा। तो बीच में जो गांव आते हैं, बीच में जो शहर आते हैं, वहां भी रेड अलर्ट जारी किया, और इस पूरे बचाव कार्य को अच्छे से अच्छी तरीके से लागू करने के लिए जोशीमठ नामक स्थान पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। स्थान पर कंट्रोल रूम, ताकि यहाँ से क्लोज कोऑर्डिनेशन हो सके। हमारे आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ या रेस्क्यू फोर्सेस है या स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्सेस है, उनके साथ अच्छे से अच्छी तरीके से संकलन साधने के लिए। ठीक है, मगर ये जो दुर्घटना थी, ये दुर्घटना क्या मानव सर्जित थी, मानव सर्जित या प्राकृतिक थी? ये एक प्रश्न पर हमें अभ्यास करना है। और अक्सर हमारे मुख्य परीक्षाओं में, संधि सेवा के मुख्य परीक्षाओं में, चाहे वो केंद्रीय संधि सेवा हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों की हो, आमतौर पर इसमें ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं और हमारे विचार जो है, हमारी राय जो है वो मांगी जाती है। तो यहाँ पूरे सिनेरियो को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा कि क्या एक नजर से दिखने वाली ये जो प्राकृतिक घटना है, क्या ये असल में प्राकृतिक है या ये मानव सृजित है, वो हमें यहाँ क्रिटिकली एनालाइज करना है, जिसको हम लोग आगे एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। साथ ही में इस दुर्घटना से काफी सारा जमीन और संपत्ति का नुकसान भी हुआ है, और यह जो हिमालय क्षेत्र है इसमें जो आज निर्माण कार्य हो रहा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि क्या ये सतत विकास की ओर में ले जा पाएंगे, क्या आज हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जो कार्बन को कम करने के लिए हम लोग लगा रहे हैं, मगर इससे जो नुकसानी हो रही है क्या इसको अनदेखी कर सकते हैं? इससे इतनी नुकसानी हो रही है कि पूरा जो हिमालयन क्षेत्र है वो इससे प्रभावित हो रहा है। हिमालयन क्षेत्र ही नहीं, मगर उसके साथ हमारी जो जैव संपत्ति है, यानी बायोडाइवर्सिटी, जिसे जैव विविधता भी हम लोग कह सकते हैं, वो भी खतरे में है। हजारों हेक्टेयर के जो जंगल है, जो वन क्षेत्र है, वो भी जलमग्न होने की भीति है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मगर इनको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना होगा और समझना होगा कि क्या हम लोग जिस कार्य को निर्माण कार्य, जिस कार्य को विकास कार्य समझ रहे हैं, क्या वो असल में विकास कार्य है, क्या वो असल में सतत विकास करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसका जवाब हम लोग आज इस चर्चा के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करेंगे। साथ ही में अगर हम लोकेशन देखें इस डिजास्टर का, तो आप देख सकते हैं कि यह नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से बेहद करीब है। ठीक है, उत्तराखंड में उत्तरीय जो बाजू है वहाँ स्थित है। वहाँ रैनी नामक एक शहर है जहाँ ऊपर से धौलीगंगा आती है, और धौलीगंगा को जो है लेफ्ट साइड से उसकी एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है ऋषिगंगा, जो हमने अक्सर इस समाचारों में देखा है। ठीक है, और बाद में ऋषिगंगा जब धौलीगंगा में मिल जाती है तो बाद में आगे चल के ये धौलीगंगा अलकनंदा में मिल जाती है। तो ये पूरा सिनेरियो है। वो मैप हम लोग, जो रिवर का मैप है, वो हम लोग आगे हमारी चर्चा में देखेंगे, मगर यहाँ हमें मात्र और मात्र लोकेशन देखना है कि कितना करीब है नेपाल की बॉर्डर से, कितना करीब है तिब्बत की बॉर्डर से। तो हम लोग एक अनुमान निकाल सकते हैं कि ये जो यहाँ जो पहाड़ी विस्तार है वो खतरनाक है, वो दुर्गम है। ठीक है, और काफ़ी ऊंचाई पर यह दुर्घटना हुई है, और ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सीख भी हमें इस दुर्घटना से लेनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमने केदारनाथ दुर्घटना से नहीं ली है, जो यही उत्तराखंड राज्य में ही जो है वो दुर्घटना भी हुई थी, तो उससे हमने जो सीख लेनी चाहिए वो नहीं ली है, जिसका जो है हम लोग परिणाम आज भुगत रहे हैं। तो देखेंगे, तो ये रही निष्कर्ष की बात। निष्कर्ष में हमने सबसे प्रथम तो इसका कारण जानने का प्रयास किया, जो आज प्राथमिक रूप से जिस कारण के ऊपर दावा किया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, उसको हमने लेके थोड़ी चर्चा की। साथ ही में धौलीगंगा, जो कि जो है मेन रिवर है, जिसके तालाब में यह एक बड़ा सा नंदा देवी का ग्लेशियर, नंदा देवी का जो हिम पर्वत है उसका बड़ा सा टुकड़ा गिरा, जिससे पानी की जो शक्ति है वो उसके सामने जो डैम था वो टिक नहीं पाया, डैम टूट गया, और जो रैनी नामक
छोटा सा गांव था, ठीक है, वो पानी के बीच में आ गया और काफी सारा नुकसान भी हुआ है। कई सारे प्रवासी भी पूरे भारत में से कई सारे प्रवासी वहां थे, वे भी फंस गए हैं, वे भी लापता है। और डेथ टोल टिल नाउ इट रीच्ड 30 पीपल, ठीक है, और आगे भी यह डेथ टोल बढ़ने की संभावना है। और एक अनुमान के मुताबिक, एक अखबार के मुताबिक लगभग 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है, जिसको खोजने की प्रक्रिया पूर्ण तेजी से चल रही है, ठीक है। मगर हमें देखना है कि ऐसी आपदा हो ही ना, बाद में तो बचाव करिए में तो हम लोग श्रेष्ठ है ही, हमारे सशस्त्र बल श्रेष्ठ है ही, मगर अगर अच्छे आयोजन से हम लोग हमारे जो निर्माण कार्य करें, हमारे विकास कार्य करें, तो मुझे लगता है कि हम लोग ऐसी आपदाओं से बच सकते हैं, ऐसी आपदाओं से जो हम लोग निपट भी सकते हैं। तो देखेंगे इसके बाद हम लोग लेख की महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हमें कई सारी चीजें देखनी है जो यहाँ लेखक के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। जिसमें सर्वप्रथम है कि उत्तराखंड, जिसका नंदा देवी पर्वत, और नंदा देवी पर्वत का काफी बड़ा भाग जो मैंने बताया आपको कि वो इस डैम से जो बना हुआ तालाब था, जो रिजर्वोयर था, उसमें गिरा, ठीक है। और ये तालाब जो था वो धौली गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ था, धौली गंगा, ठीक है। और इससे जो बंद बना हुआ था वो बंद टूट गया और पानी सारा बह गया। अब पर्वतीय क्षेत्र है तो पानी तो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर ही, मैदान की ओर ही जाएगा। तो बीच में जो सारे गांव आते हैं, बीच में जो सारे प्रदेश आते हैं, वो सारे प्रदेश खतरे में थे। अलकनंदा जो नदी है उसके स्तर में भी काफी इजाफा हुआ। साथ ही में हरिद्वार तक, जहां से मैदान शुरू होता है, तो वहां तक रेड अलर्ट जारी किया गया था। और ऋषिकेश और हरिद्वार के जो गंगा के तट प्रदेश है, वहां पर भी जो है लोगों को वहां से भी स्थानांतरित किया गया था। तो ये सरकार के द्वारा कामगिरी तो हो रही है, मगर यहाँ एक ही बात देखनी है कि ये आपदा कैसे हम रोक पाए, इन आपदाओं को, ऐसी आपदाओं को हम लोग कैसे कम से कम कर दे। ऐसा प्लानिंग आज समय की मांग है, ऐसा प्लानिंग ये हमें करना होगा। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी रूप से जो साइंटिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, यानी कि विशेषज्ञ, वो क्लेम कर रहे हैं कि यह एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड था, ठीक है। मगर अभी भी इसके ऊपर अभ्यास करना है, और अभ्यास के बाद ही हमें अच्छे से अच्छा कारण मालूम पड़ेगा। मगर प्राप्त विगतों से, सैटेलाइट तस्वीरों से, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तस्वीरों से हमें देखने को मिलता है कि यह एक प्रकार का ग्लेशियल आउटबर्स्ट या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड था। साथ ही हमें यहाँ यह भी देखना है कि जो धौली गंगा है वो एक अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा ये काफी सुना हुआ नाम है, और हिंदू मिथोलॉजी में भी इस नदी का जो महत्व है वो कुछ विशेष है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी धौली गंगा। और इस धौली गंगा की सहायक नदी है ऋषि गंगा। सहायक नदी ऋषि गंगा। तो ये पूरा सिनेरियो है। रेनी के पास ही, रेनी नामक छोटा सा गांव है जो हमने ही अभी मैप में देखा, उस रेनी के पास धौली गंगा में यह ऋषि गंगा मिलती है, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। और यहाँ से आगे चलकर धौली गंगा पूरी की पूरी अपने आप में अलकनंदा में मिल जाती है। और अलकनंदा तो हमें मालूम ही है कि यह एक चीफ सोर्स माना जाता है हमारी भारत की सबसे बड़ी, सबसे पवित्र नदी गंगा का, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है। तो इसीलिए हम लोग बार बार यह ऋषि गंगा और धौली गंगा का जिक्र यहाँ हमने समाचारों में भी देखा है। जब से यह दुर्घटना के समाचार आने लगे, तब से ये कुछ नाम जो है वे भी साथ में जो हम देखने लगे। तो इसका मेन कारण ये है, हमें इसका संबंध याद रखना है। अलकनंदा मेन रिवर विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी धौली गंगा, और धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी है ऋषि गंगा। साथ ही में इस दुर्घटना से 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट का पूरा नुकसान हो गया, पूरा टूट गया, ठीक है। साथ ही 5
ब्रिज यानी कि पुल जो थे भी टूट गए और साथ ही में सैकड़ों घर बर्बाद हो गए, घर बर्बाद। और जो मृत्यु का जो आंक है वो अब 30 है, मगर ये बढ़ने की आशंका है और बहुत ज्यादा रहने की भी आशंका है। तो ये सारी नुकसानी है जो कि इस बाढ़ की वजह से हमने देखी, पूरे देश ने देखी उत्तराखंड के साथ। और उत्तराखंड के दुख में आज पूरा देश खड़ा है। हमें मालूम है कि हमारी ताकत ही एकता में है, तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। मगर यहाँ पॉलिसी जो लूपहोल्स है, जो प्लानिंग लूपहोल्स है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा और उसको खत्म करना होगा, ताकि आगे से ऐसी आपदाओं को हम लोग रोक सके, ऐसे जीवन और संपत्ति के नुकसान को हम लोग काफी हद तक रोक सके। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि बचाव कार्य जो है वो भी निरंतर चालू है। मगर यहाँ गंभीर मुद्दा यही उठता है कि क्या हम लोग जिसे विकास मान रहे हैं, क्या हम लोग जिसे विकास मानकर जो है निर्माण कार्य को आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो सही में विकास है, क्या वो सतत विकास है या वो विनाश है? तो ये सवाल जो है वो आज सबसे बड़ा है। तो ये बात रही सारी लेख की महत्वपूर्ण। अब हमें आगे देखना है हमारे तीसरे चरण में, जो सामान्य अभ्यास के महत्वपूर्ण संशोधित तत्वों की बात करता है, जिसमें हमें काफी चीजें देखनी है। जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कि ये दरअसल होता क्या है। देखिए, ग्लेशियल हमें मालूम है कि हिम पर्वत होता है। ठीक है, तो यह जो हिम पर्वत से जो स्ट्रीम निकलता है, जो नदी निकलती है, उसको रोकने के लिए हम डैम का निर्माण करते हैं। डैम का निर्माण। अब अगर इस ग्लेशियर में, इस हिम पर्वत में जरा सी भी मूवमेंट आई, इसमें जरा सी भी हलन चलन आई, या ग्लेशियर ने रिट्रीट किया, अपना स्थान छोड़ा वहां से, या भूकंप आ गया, या आप समझ लीजिए वोल्केनिक इरप्शन हो गया, किसी भी कारण से अगर ग्लेशियर ने अपनी स्थिति थोड़ी सी भी बदली, तो इसकी असर जो है वो यहाँ डैम से जो रिजर्वायर का निर्माण होता है, जो तालाब होता है, उसमें रहे पानी पर पड़ती है। ठीक है, तो पानी अपनी ताकत लगाता है। अपनी ताकत लगाने से जहां से भी वो जगह मिले वो वहां से निकलता है। तो पहाड़ तो टूट नहीं सकता, मगर जो मानव निर्मित जो डैम्स होते हैं वे इतने शक्तिशाली नहीं होते कि वो पानी की ताकत के सामने टिक सके, तो वे टूट जाते हैं और उसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो बाहर निकल जाता है, बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है, विच रिजल्ट्स इन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, ये एक भौगोलिक व्याख्या है जो थोड़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही में इसे जोकुलक भी कहा जाता है। देखिए, जोकुलक एक आइसलैंडिक शब्द है, आइसलैंडिक भाषा से हमने लिया हुआ शब्द है, मगर आज हम इसका उपयोग इंग्लिश में आमतौर से करते हैं। तो इसका भी यही मतलब है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, क्योंकि आइसलैंड हमें मालूम है कि ग्लेशियरों से बना हुआ प्रदेश है, बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही में जो ग्लेशियर्स है, जो हिम पर्वत है, उससे बना हुआ प्रदेश है। तो यहाँ ये बात आमतौर पे होती थी, तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने इसे जोकुलक कहना शुरू किया और वहाँ से हमने इसको उठाया है। और आज हम लोग पूरे विश्व में कहीं पर भी ऐसा सिनेरियो हो तो हम लोग यह शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका मूल आइसलैंड में है। तो ये भी एक थोड़ी अच्छी माहिती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। प्लस इसका कारण भी हमने बताया, कई सारे कारण है इसके। इसका एक कारण है वोल्केनिक इरप्शन, इसका एक कारण है अर्थक्वेक, इसका एक कारण है रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर, कि ग्लेशियर अगर अपना स्थान छोड़े, अगर अपना जो है स्थान छोड़े, जैसे इस सिनेरियो में हमने देखने को मिला कि ग्लेशियर जो है वो अपना स्थान छोड़ के पानी में गिरा, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर क्रिएट हुआ और पानी ने पूरा बांध को तोड़ दिया। तो ये एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। साथ ही में यहाँ इस व्याख्या के साथ हमें और भी कुछ बातें देखनी है जो थोड़ी एलिमेंट्री है मगर थोड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके तले हम लोग इन नदियों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जिसमें से सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे अलकनंदा के बारे में।
देखिए थोड़ी महत्वपूर्ण नदी है और अगर इसकी लंबाई देखें तो 195 किलोमीटर की है। और हमें मालूम है कि जो गंगा का जो सोर्स है, गंगा के दो महत्वपूर्ण सोर्स है, एक है अलकनंदा, एक है भागीरथी। तो उसमें से एक है। साथ ही अगर हाइड्रोलॉजी की दृष्टि से देखें तो अलकनंदा जो है वो चीफ सोर्स है गंगा का, चीफ सोर्स ऑफ गंगा, क्योंकि पानी का इतना वॉल्यूम वो गंगा में बहाती है। मगर पौराणिक दृष्टि से देखे, धार्मिक दृष्टि से देखे, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, देन भागीरथी, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, भागीरथी इज द चीफ सोर्स। भागीरथी इज द चीफ सोर्स। और अगर इसके सोर्स की बात करें, अलकनंदा के सोर्स की, तो सतोपंथ ग्लेशियर एंड भागीरथी खरक ग्लेशियर, खरक ग्लेशियर यहां से निकलती है, बाद में गंगा में वो मिल जाती है और गंगा को और बड़ी और चौड़ी बना देती है। देखिए इस अलकनंदा की कुल मुख्य पांच सहायक नदियां हैं, मुख्य 5 सहायक नदियां, ठीक है, जो एक के बाद एक अलकनंदा में आके मिलती है। और प्रत्येक मिलन को, प्रत्येक संगम को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे सिनेरियो को संयुक्त रूप से पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है और अन्य 3 प्रयाग भी शामिल है। तो धौलीगंगा जहाँ पे मिलती है तो वहीं भी एक प्रयाग बन गया, जहाँ इसकी जो एक पिडार नामक सहायक नदी अलकनंदा की अगर वो मिलती है तो वहाँ भी जो है एक प्रकार का प्रयाग हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुल 5 प्रयाग है जिसे पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और हिंदू धर्म में ये महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी बात रही अलकनंदा की। और यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि धौलीगंगा अलकनंदा की वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी है। धौलीगंगा जो हमने पहले देखा। अगर ऋषिगंगा की बात करें तो वो धौलीगंगा की ट्रिब्यूटरी है, जिसके नाम पर यह बंध भी है, जो इस बाढ़ के कारण टूट भी गया, जिसे हम लोग ऋषिगंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ऋषिगंगा विष्णुगढ़ हाइडल पावर प्रोजेक्ट उसका सही नाम है, जो पूरा इस बाढ़ के कारण तबाह हो गया, ठीक है। तो देखेंगे आगे। तो ये बात रही अलकनंदा की। साथ ही में अब हम धौलीगंगा के ऊपर गौर करेंगे। धौलीगंगा अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 83 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ऋषिगंगा इसकी वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी है, ऋषिगंगा ट्रिब्यूटरी। और रेनी नामक जगह के पास से यह मिलती है, इसमें धौलीगंगा में मिल जाती है, मीट्स धौली गंगा। फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग वी हैव अ फोटोग्राफ। आप देख सकते हो कि कैसे एक बाजू से जो है पूरे नंदा देवी फॉरेस्ट से होकर ऋषिगंगा आती है और ऊपर से धौलीगंगा आती है। और रेनी के पास ही फ्रॉम द लेफ्ट साइड दिस ऋषिगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ धौलीगंगा मीट्स द रिवर धौलीगंगा, ठीक है। तो ये मिलन हमें साफ तौर पे इस तस्वीर के जो है मदद से हम देख सकते हैं। साथ ही में हम लोग धौलीगंगा भी देख सकते हैं कि कैसे धौलीगंगा भी राइट फ्रॉम द सोर्स टिल द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा इट फ्लोज, ठीक है। तो ये बात रही धौलीगंगा की। अब अगर ऋषिगंगा की बात करें, ऋषिगंगा या ऋषिगंगा आप कह सकते हैं, they both are same। तो यह एक पेरिनियल रिवर है। वैसे तो उत्तर भारत की लगभग सभी नदियां पेरिनियली है, तो ये भी एक उन्हीं में से है। साथ ही अगर इसके सोर्स की बात करें तो उत्तरी नंदा देवी पर्वत से निकलती है,
उत्तरी नंदा देवी mountain and it flows through Nanda Devi National Park. Nanda Devi National Park. अगर हिमालय की बात करें तो साउदर्न हिमालय जो कि भारत के साइड में है वहां से निकलती है और नंदा देवी नेशनल पार्क होके रैनी नामक स्थान के या स्थल के पास में एकदम अपनी जो मुख्य नदी है धौलीगंगा उसमें मिल जाती है, वहां उसका कॉन्फ्लुएंस हो जाता है। सो दिस आर द रिवर्स, ये नदियां हैं जो आज के हमारे विषय के साथ संबंधित थी। आगे हमें देखना है कि जो डैम डेंसिटीज होती है वो डैम डेंसिटीज को लेकर भारत की क्या परिस्थिति है, भारत की क्या स्थिति है। तो भारत कुछ ही साल में विश्व का सबसे बड़ा बाढ़ घनत्व वाला देश बन जाएगा। फिलहाल आज नहीं है, मगर जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम है, अगर उन कार्यों का पूर्णतः अमलीकरण हो गया, जो निर्माण कार्य प्रस्तावित है, तो भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाढ़ घनत्व वाला राष्ट्र बन सकता है बहुत ही नजदीक के भविष्य में। तो ये यहाँ हमें देखने पड़ेगा कि यह दरअसल होता क्या है। डैम डेंसिटी देखिए, कुल 292 डैम निर्माण के जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। अगर ये सारे पूरे हो गए तो हिमालय क्षेत्र में डैम की संख्या 400 से अधिक हो सकती है, की संख्या 400 से अधिक हो सकती है। तो ये अपने आप में ये गंभीर बात है, क्योंकि हमें मालूम है कि हिमालय का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक रूप से ही अस्थिर है। ठीक है, वो सिस्मिक जोन में रहता है, बहुत ही तीव्र सिस्मिक जोन है। साथ ही हमने कई सारे हमारे सामने उदाहरण भी है, कई सारी बार हमने देखा भी है कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप आमतौर पर होता है। वोल्केनिक इरप्शन तो ठीक है नहीं होता है, मगर भूकंप जो है वो आमतौर पर होता है। एवेलेंचेस आमतौर पर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में निर्माण कार्य करना वो एक प्रकार का विनाशक कार्य करना हो सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ थोड़ी गौर करनी है। तो अगर ये 292 के 92 कंप्लीट हो गए तो यह डैम की संख्या 400 से अधिक हो सकती है। साथ ही अगर ये कंप्लीट हो गए तो डैम डेंसिटी विल बिकम 32 किलोमीटर्स पर डैम, यानी कि प्रत्येक 32 किलोमीटर में एक डैम हिमालय क्षेत्र में बन जाएगा। नजदीक के भविष्य में अगर ये नीतियां बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसका अमलीकरण हुआ तो। आज की बात करें तो आज भारत तो नंबर 1 नहीं है डैम डेंसिटी के मामले में, प्रोबेबली यूएस है, मगर अगर ये अप्लाई हो गया देन वी विल बिकम। और आज की बात करें तो देश में सिक्किम में सबसे ज्यादा बांध घनत्व यानी कि डैम डेंसिटी है सिक्किम में। ये हमें याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है हमारी प्रीलिमिनरी का। ठीक है, तो आज सिक्किम है, मगर अगले वर्षों में अगर ये नीतियां अमलीकरण हो गई अच्छी तरीके से तो निसंदेह भारत और भारत के जो हिमालयन राज्य है वे हो सकते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि भारत के हिमालयन क्षेत्र में लगभग 12 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, स्टेट्स एंड यूटी, जिसमें से यूटी 2 रहेगी अब, एक रहेगी जम्मू एंड कश्मीर की और एक रहेगी लद्दाख की। बाकी के सब राज्य है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, उत्तर पूर्व के हो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल। ठीक है, तो ये सारे जो है वे हमारे हिमालयन क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे कुल 12 स्टेट है। ठीक है, और 12 स्टेटों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में ही बताया कि हिमालयन क्षेत्र अपने आप में ही प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, तो उसको लेकर हमें जो है थोड़ी तकेदारी रखनी चाहिए। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है, हमारे जो नीति निर्माण कार्य है वो उसके अमलीकरण करता है, वे बहुत ही उल्टा सोचते हैं और बहुत ही लापरवाही से निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नुकसान हमें चुकाना पड़ता है एज ए कॉमन पीपल।
ठीक है, तो देखेंगे 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी और उसमें आपत्ति जताई गई थी कि भाई जो चारधाम प्रोजेक्ट हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवे के द्वारा, वो चारधाम प्रोजेक्ट में काफ़ी सारा एनवायरमेंटल वायलेशन हुआ है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स का। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया और एक कमेटी गठन का ऑर्डर दिया, एक आदेश दिया, जो कमेटी श्री रवि चोपड़ा के सानिध्य में बनी या उसकी अध्यक्षता में बनी, चोपड़ा की अध्यक्षता में समिति। तो इसे हम लोग चोपड़ा कमेटी भी कह सकते हैं। और उसे देखना था, इस कमेटी को देखना था कि जो चारधाम और अन्य जो निर्माण कार्य है जो कि उत्तराखंड में हो रहे हैं, क्या पर्यावरणिक दृष्टि से वे सही है, क्या ये सही है। ठीक है, ये काम इसको सौंपा गया। यह कमेटी ने अपना अहवाल 2014 में सुप्रीम कोर्ट को दिया, जिसमें काफी जो है आश्चर्यजनक जो है फाइंडिंग्स इस कमेटी में हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत सर्वप्रथम तो कहा गया कि जो चारधाम है, चारधाम प्रोजेक्ट, इसमें बहुत ही एनवायरमेंटल नॉर्म्स का वायोलेशन यानी कि उल्लंघन हुआ है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चारधाम प्रोजेक्ट है, वो यह परियोजना दरअसल रास्ते संबंधी है, रास्ते के साथ संबंधी है। रास्ते को और चौड़ा बनाना है इस पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहाड़ों को काटना होगा, टनलें बनानी होगी और पहाड़ों को काटने के लिए हमें बड़े बड़े विस्फोट करने होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसके ऊपर सुप्रीम ने रोक लगा दी। मगर यह फाइंडिंग्स में कहा गया कि जितना भी काम हुआ है इसका चारधाम प्रोजेक्ट के तहत, इस काम में काफी सारा एनवायरमेंटल नॉर्म्स के वायोलेशन हुए हैं, उसको देखा गया है। तो ये इसका प्रथम फाइंडिंग था। दूसरा फाइंडिंग ये दिया गया कि कोई भी हिमालयन राज्य के क्षेत्र में या कोई भी हिमालयन क्षेत्र के राज्य में अगर कोई भी निर्माण कार्य करना हो जिसमें सबसे प्रथम टनलिंग शामिल होता है, उसके बाद डिफोरेस्टेशन शामिल होता है, या जो है ब्लास्टिंग शामिल होता है, या रिजर्वोयर फॉर्मेशन होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को पहले उसके ऊपर गहन अभ्यास करना होगा। जहां ये कार्य होने हैं उस साइट का गहन अभ्यास करना होगा और अभ्यास के बाद एक रिपोर्ट जो है उसको देनी होगी कि क्या यहाँ काम करना ठीक रहेगा, क्या यहाँ काम करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, मगर ऐसे निर्माण कार्य में जो है ऐसी अनुशंसाओं की अनदेखी की जाती है और आमतौर पर सरकार जो है वो इस बातों पर ध्यान नहीं देती और अपना जो निर्माण कार्य है वो आगे चलाती है। और यहाँ कमेटी ने यह भी कहा कि जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, ऋषिगंगा विष्णुगढ़ का जो डैम है, ये डैम बनाने के लिए काफी सारा वायोलेशन हुआ है एनवायरमेंटल नॉर्म्स का, जिसमें सर्वप्रथम है ब्लास्टिंग। ठीक है, पहाड़ों को काटने के लिए बहुत ही बड़े बड़े ब्लास्ट किए गए थे जो आज पूरे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ऐसी कुछ फाइंडिंग्स है जो कि हमें रवि चोपड़ा कमेटी के द्वारा मिली हुई है, तो ये नाम भी हमें याद रखना चाहिए और इनके द्वारा दिए हुए फाइंडिंग्स है ये भी याद रखने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे प्रीलिमिनरी के सवाल हो सकते हैं। साथ ही एक स्टडी के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये 292 या 93 जितने भी प्रस्तावित डैम्स के प्रोजेक्ट अगर ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए, देन टोटल 54,000 प्लस हेक्टर्स of forests will be submerged, यानी कि इट विल ट्रिगर डिफोरेस्टेशन ऑन ए लार्ज स्केल। 54,000 हेक्टेयर से अधिक का जो जंगल विस्तार है, जो वन विस्तार है, वो जलमग्न होने की संभावना है। और आज जहां भारत में सबसे ज्यादा डैम डेंसिटी है, सिक्किम राज्य, वह राज्य में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। और बायोडाइवर्सिटी में मालूम है कि वो वन विस्तार में ही रहती है। तो अगर वन विस्तार
को ही हम लोग जो है काट देंगे, उसको ही जलमग्न कर देंगे, तो वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका क्या होगा? हम मात्र और मात्र वन को ही नहीं खत्म कर रहे हैं, मगर पूरे बायोम को, पूरे रिजर्व को हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो ये भी बात यहाँ देखनी होगी। तो इसीलिए रवि चोपड़ा की कमेटी ने जो है ऐसी सिफारिश दी है कि ऐसा कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले ऐसे जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों में सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को बहुत ही गहन अभ्यास करना चाहिए, बाद ही में इसको परमिशन देनी चाहिए। तो ये बात रही आज यह डिजास्टर की, जो पहली नजर से तो हमें प्राकृतिक लगता है, मगर ये प्राकृतिक नहीं है, यहाँ मानवीय है इसके पीछे, और हमारा जो मिस प्लानिंग है वो आज हमारे लिए ही खतरनाक साबित हो रहा है। अब बात है आज के इस लेख के साथ जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की। बाध घनत्व, डैम डेंसिटी के बारे में निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य वाक्यों को चुने। प्रथम वाक्य, भारत में सिक्किम में बाध घनत्व सबसे ज्यादा है। दूसरा वाक्य, आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा बाध घनत्व वाला देश है। तीसरा वाक्य, हिमालय क्षेत्र में यानी कि हिमालयन रीजन में प्रस्तावित बांध निर्माण कार्य से 54,000 से अधिक हेक्टर का जो वन क्षेत्र है वो जलमग्न होने की संभावना है या हो जाएगा। इसका ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं, जिसके मुताबिक ऑप्शन ए केवल 2 यानी कि केवल दूसरा वाक्य सही है। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 वाक्य सही है। ऑप्शन सी केवल 2 और 1, और ऑप्शन डी केवल 1 और 2 वाक्य सही है। इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में, और इसका जो सही जवाब है वो हमारे पक्ष से, हमारे बाजू से यह सेशन के प्रीमियर होने से कुछ ही घंटों के बाद कमेंट में पिंड किया जाएगा, ताकि आप लोग देख सके। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले सत्र में अगले अभ्यास व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।